कांग्रेस पार्टी के चाणक्य के तौर पर नरेश अरोड़ा को जानते हैं। एक थिंक टैंक का हिस्सा। इलेक्शन स्ट्रेटजी कई स्टेट्स में नरेश अरोड़ा ने कांग्रेस पार्टी के लिए बनाई है। कांग्रेस के काफी पुराने बरसों से जुड़े हुए हैं, चुनावी रणनीतिकार आप इन्हें कह सकते हैं। इन्होंने अशोक गहलोत के लिए काम किया, डीके शिव कुमार के लिए काम किया, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब और भी कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी का चुनाव का कैंपेन, स्ट्रेटजी, बारीकी से रणनीति बनाना, सीट दर सीट, और तो और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कैंडिडेट चुनने तक में नरेश अरोड़ा का दखल रहा है। और नरेश खुलकर अपनी भविष्यवाणी, अपनी राय भी हर चुनाव पर देते आए हैं। तो आज सबसे पहले आपको दिखा दूं राष्ट्र की बात में आज का सवाल क्या है। आज का सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज सब्जेक्ट बड़ा सिंपल है कि 2024 का जो रण कौन जीतेगा, इस पर भविष्यवाणियां आ रही हैं। तो आज कांग्रेस के चाणक्य की भविष्यवाणी होगी लाइव। सबसे पहले नरेश अरोड़ा को लाइए स्क्रीन पर। नरेश कैसे हैं, क्या कर रहे थे इन दिनों, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल अच्छा हूँ मानक जी, आपका बुलावा आया तो मैं चला आया और कुछ खास काम नहीं कर रहे इस टाइम पे। कांग्रेस पार्टी के लिए आपके दर्शकों को मैं बताता चलूँ कि इस चुनाव में मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, सो दैट देयर शुड बी अ डिस्क्लेमर टू व्हाटएवर आई से। तो कांग्रेस की तरफ से कुछ काम किया इस बार आपने? एक कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कैंपेन चल रही है उसमें हमारा इस बार कोई दखल नहीं है। हाँ। इस बार कुछ और काम में मसरूफ रहा हूं मैं। तो वो काम में इस बार दखल नहीं है हमारा। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि आप बहुत कीनली, बहुत क्लोजली, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, और आपके मन में भी कोई तो आंकड़े होंगे कि इस बार कौन जीत रहा है, कितनी सीटें ले रहा है। मैं मानिक जी आपको और आपके दर्शकों को बताता चलूं कि मैं लगभग पिछले 1 महीने से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बार बार ये आंकड़े बता चुका हूं, और आज आपने बुलाया तो आपके प्लेटफॉर्म पे भी वही आंकड़े दोहराऊंगा जब वो सवाल पहुंचेगा वहां तक। तो नहीं, मैंने इसलिए कहा ना क्योंकि अब तो 6 चरण हो चुके। अब से पहले जो आप भविष्यवाणी कर रहे थे, असेसमेंट दे रहे थे, वो शायद चुनाव से पहले के हालातों पर होगी। वोटिंग के बाद आपकी भी एक अलग हो सकता है राय हो, नजरिया बदला हो, या कुछ फीडबैक आपने देखा हो, या जैसे पार्टियों के कैंपेन बदले फेज दर फेज, उसके बाद आपकी भी राय थोड़ी बदली हो। मानिक जी कैंपेन तो दरअसल बीजेपी के ज्यादा बदले हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी ने काफी बार नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की है। उसमें चाहे प्रधानमंत्री का नैरेटिव हो, चाहे पार्टी का नैरेटिव हो। कांग्रेस पार्टी मेरे को लगता है कि एक नैरेटिव पे चलने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। बट इन दोनों, एक पार्टी का कैंपेन बार बार बदलना या नैरेटिव बदलने की कोशिश करना और कांग्रेस पार्टी का एक नैरेटिव पे चलना, मुझे लगता है फिर भी चुनावी परिणामों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करने वाला। आंकड़े पर आ जाएं। मुझे पता है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार होगा नरेश अरोड़ा क्या कहते हैं, उनको क्या लग रहा है जून 4 जब नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बनने वाली है और किसको कितनी सीटें आ रही हैं। जो मेरा या हमारे संस्थान का जो अनुमान है, जो हम देश भर में घूम के या कोशिश कर रहे हैं, चाहे अपनी रुचि के लिए, चाहे अब कोई प्रोफेशनल सर्विस के लिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिलेगा। जो आंकड़े पिछली बार आए थे, लगभग जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके आंकड़े लगभग वही होने चाहिए, प्लस माइनस 10-15 मैं बोल रहा हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, वहाँ तक मुझे लगता है कि अपर लिमिट 65 की होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा चेंज दिखता नहीं है। लगभग वही स्टेटस को ही माना जाएगा। अगर 52 वाले 65 हो रहे हैं तो स्टेटस को के अलावा तो कोई नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार भी बहुमत से बनी थी, इस बार भी बनती हुई दिख रही है। अब अगर आप स्टेटस को कहते हैं, बीजेपी लगभग 300 के आसपास ही आप मान रहे हैं। 303 पिछली बार थी, इस बार भी लगभग उसी के आसपास, उसके आसपास या उससे आगे भी हो सकती है। बिल्कुल। कितनी आगे? मान लीजिए अगर बीजेपी का बहुत अच्छा इलेक्शन आता है तो ये आंकड़ा कहां तक जा सकता है? मानिक जी अपर लिमिट कभी नहीं होती चुनाव की, अगर कोई वेव इलेक्शन हो। कोई वेव इलेक्शन तो ये है नहीं, बट जो माइक्रो मैनेजमेंट कई स्टेट्स में, उनको सबको मालूम है, सब बात भी कर रहे हैं, मैं भी बोल चुका हूँ कि कुछ स्टेट्स में उनको कुछ नुकसान होता दिख रहा है, पर कुछ ऐसे राज्य हैं, चाहे वो साउथ के राज्य हैं, चाहे ईस्ट के राज्य हैं, जिसमें उनको बढ़त दिखती मुझे दिख रही है। जैसे एक तेलंगाना राज्य है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में मुझे लगता है, यूपी भी मुझे लगता है कि कुछ आंकड़े बढ़ सकते हैं। ओके। और राजस्थान,
कर्नाटका, पंजाब, ऐसे राज्यों में मुझे लगता है कि कुछ नुकसान उनको झेलना पड़ेगा, पर बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। राजस्थान, पंजाब और कर्नाटका। कितना नुकसान रफली? स्टेट बाय स्टेट कुछ आप इस पोजीशन में हैं कि आपको और आपके दर्शकों को, चैनल को मालूम है एग्जिट पोल करना अभी अलाउड नहीं है। ये नुकसान होता दिख रहा है। नुकसान, ओके। राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब पंजाब में तो है ही, उनकी 2-3 सीटें ही हैं ऑलरेडी बीजेपी की। मटेरियल डैमेज नहीं है, जो आजकल एक टर्म यूज हो रही है, तो 2-3 सीटें हैं। 2-3 पंजाब उनके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, चाहे उसमें नंबर कम है, पर क्योंकि जो पंजाब के साथ पिछले 1-2 सालों में भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता रहा है, तो वो पंजाब को देखते हैं, बहुत फोकस से, बहुत इंपॉर्टेंस से देखते हैं। और पंजाब एक स्ट्रैटेजिक स्टेट है जिसमें कोई भी सेंटर की गवर्नमेंट पंजाब के बिना सरकार चलाने में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगते हुए एक सेंसिटिव स्टेट है, तो इंपॉर्टेंटली देखा जाता है उसको। ओके। और राजस्थान में कितना नुकसान रफली आपके हिसाब से? कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं देखते? आपने वहां काम किया है, आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं। देखिए, पिछली बार और पिछली से पिछली बार, क्योंकि वहां पे 0 सीटें थी ऑपोजिशन की, तो इस बार कोई भी डैमेज होगा तो वो अगर 1 होगा तो 100 गुना है, तो वो कहा नहीं जा सकता। बट ऐसा मान के चलिए कि 4 से 6 सीटें ऐसी हैं जो नुकसान हो सकती है। 4 से 6, ओके। और कर्नाटक में जहां आप काम करके आए, राजस्थान के अलावा आपने ग्राउंड पर बहुत काम किया, डीके शिव कुमार के लिए बहुत काम। कर्नाटक में भी मुझे लगता है कि पिछली बार क्योंकि उनके पास 25 सीटें थी, तो उसमें लगभग 7-8 सीटें का कम से कम नुकसान होना चाहिए। ओके, क्योंकि कांग्रेस ने वहां विधानसभा चुनाव में बाजी पलट दी थी। कांग्रेस ने वहां पे काम उसके बाद भी जारी रखा है, क्योंकि वहां पे जो इस टाइम पे लीडरशिप का जो एक फोकस है, वो ये है कि हम जो चुनाव जीत के आए हैं उसका मोमेंटम कंटिन्यू करें, क्योंकि वहाँ पे जो नेतृत्व भी है उसका भी ये मानना है कि ये मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। वहाँ की कुछ गारंटीज का भी इम्पैक्ट वहाँ पे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बीजेपी को नुकसान देखना पड़ेगा। और बीजेपी के अंदर भी वहाँ पे इनफाइटिंग बहुत है, बीजेपी भी जानती है। राइट। और उसके बाद ये प्रज्वल वाला जो एक मुद्दा आया है, वो भी एक मुद्दा। इंसिडेंटली प्रज्वल वाला मुद्दा जब आया, तब तक उस साइड की पोलिंग हो चुकी थी, तो और वो खुद भी चुनाव लड़ रहे, तो उनकी भी पोलिंग हो चुकी थी। तो अगर वो मुद्दा उस साइड की पोलिंग से पहले आया होता तो हो सकता है इंपैक्ट ज्यादा पड़ता। ओके। अब बंगाल के बारे में लोग कह रहे हैं, बंगाल में भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहां नुकसान देखते हैं आप या फिर गेन देखते हैं? कुछ लोग, जैसे बीजेपी कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं 30 जीतेंगे बंगाल में इस बार। मैं नंबर पे नहीं जाऊंगा मानिक जी, बट जो हमारी टीम लौटी जब वहां से, तो जो हमें फील हुआ, क्योंकि हम सेफोलॉजिस्ट नहीं है, हम चुनाव को किसी और नजरिए से देखते हैं कि चुनाव कौन कैसा लड़ रहा है, लोग उसके बारे में कैसी चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा देखने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और क्योंकि इस टाइम पे मेरा कोई स्टेक नहीं है वहां पे, तो जो हमारे को फीडबैक मिला उसमें मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी को कोई नुकसान होगा। ओके। गेन हो सकता है, चाहे एक भी सीट का हो। ओके। अगर बंगाल में भी मान लीजिए स्टेटस को रहता है या गेन होता है, और यूपी भी आप कह रहे हैं यूपी में भी गेन हो सकता है, 62 है जैसे अभी बीजेपी की, मेरे को लगता है कि वहां पे भी गेन हो सकता है। ओके। यूपी में मतलब क्या 80 में से 80 या 77, 75, ऐसा एक प्रचंड वेव टाइप आपकी? नहीं, वेव वाला कोई बात नहीं है। लोगों में निराशा है और वो पूरे हिंदुस्तान में है, बट क्योंकि वो मार्जिन इतने बड़े हैं और बीजेपी का जो सिस्टम मैकेनिज्म जो अपने वोटर को पोलिंग बूथ पे ले जाने का है, उस सिस्टम के सामने बाकी की ऑपोजिशन को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और मैं तो जरूर आश्चर्यचकित होऊंगा अगर वहां पे ऑपोजिशन कोई बहुत सब्सटैंशियल विक्ट्री लेके आती है, बट मुझे लगता है कि लगभग या तो नंबर वही रहेंगे या कुछ बढ़ेंगे, बहुत कम होते हुए नहीं दिख रहे मेरे को। ओके। दिल्ली का आपका कुछ असेसमेंट है? दिल्ली में इस बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिल गई तो हो सकता है कि इस बार कुछ हो जाए। देखिए, अगर 1+1 पॉलिटिक्स में 2 होता तो पिछली बार तो सपा बसपा का अलायंस था, तो उनका वोट शेयर मिला के तो वहां पे एक साइड का वेव आना चाहिए था, बट वो नहीं होता ऐसा। और दिल्ली में भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहेगी। एक आध सीट का अगर कहीं पे फाइट है, बट मोर और लेस मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान भाजपा को दिल्ली में नहीं होगा। दिल्ली में, ओके। और साउथ में, जैसे विपक्ष ने एक नारा दिया ना इस बार, साउथ से बीजेपी साफ, उत्तर में हाफ। उत्तर में तो आप कह रहे हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, साउथ से कुछ आपको बीजेपी का नुकसान दिख रहा है? साउथ में भी मुझे नहीं लगता। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जब जितनी बार भी मैं पिछले 1-1.5 महीने में चुनाव जब चल रहे थे, अभी तो वहां पे पोलिंग खत्म होगी, जब चेन्नई या तमिलनाडु में घूमा, तो मुझे पर्सनली भी एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपना वोट शेयर बढ़ाने जा रही है और सब्सटैंशियल वोट शेयर बढ़ाने जा रही है।
केरला के अंदर भी उनको सीट मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, तमिलनाडु में भी सीट मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में वो डेफिनेटली कुछ सीटें जीत रहे हैं, पिछली बार कोई सीट नहीं थी। तेलंगाना बीजेपी या बीजेपी जीत सकती है आंध्रा में। तेलंगाना में वो डेफिनेटली फर्स्ट 2 पार्टीज में रहेंगे। और कर्नाटक में केवल एक ऐसा राज्य है क्योंकि वहां पे वो 25 सीटें 28 में से जीते हुए थे, तो वहां पे नुकसान होगा। अदरवाइज बाकी सब जगह पे गेन हो सकता है, नुकसान होने का तो चांस नहीं है, क्योंकि कोई सीट वहां पे थी नहीं उनके पास। ओके और ये सिग्नल क्या देगा? आप तो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट और अब तो पॉलिटिक्स पर आप अपना एक राय भी रखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? 3rd स्ट्रेट टर्म, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठेंगे नरेंद्र मोदी, और 2014 के बाद 19 में सीटों को बढ़ाना और 19 के बाद 24 में उसे मेंटेन करना। क्या मैसेज है जनता का? जो मैं जिस तरह से राजनीति को देखता या समझता हूं कि ये जो परिणाम अगर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनती है, तो मैं सेंट्रल पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कुछ उसमें इंपैक्ट नहीं देखता हूं, पर स्टेट्स में मैं इंपैक्ट ज्यादा देखता हूं। मसलन बात करते हैं महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र के अंदर जो चर्चाएं हैं कि वहां पे बहुत कांटे का मुकाबला है, जो एमबीए है या महायुति है उनमें बहुत फंसा हुआ मैच है, और वहां पे कुछ सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, मान के चलते हैं कि लोग जो कह रहे हैं वो सत्य होता है, तो अभी 6 महीने के बाद वहां पे जो है वो स्टेट इलेक्शंस हैं। अब स्टेट इलेक्शंस में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचा पाती है तो उसका एक डिफरेंट इंपैक्ट आएगा। अगर वहां पे महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है, अगर वो सीटें आगे लेके आती है तो उनका एक अलग इंपैक्ट होगा। सिमिलरली हरियाणा है, जहां पे अभी चुनाव होने को जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री बदला है, और जो राज्य चुनाव करवा चुके हैं, मान लीजिए राजस्थान है जिसमें अभी अभी चुनाव हुए, और अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे 4 से 6 सीटें या 7 सीटें या कुछ भी सीटें वहां पे लूज करती है, तो वहां पे जो अभी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं उन्होंने पुरानी पॉलिसीज को कुछ बंद किया, उस इंपैक्ट के बाद क्या वो पुरानी पॉलिसीज को वापस लेके आएंगे? स्टेट पॉलिटिक्स में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में अगर जो गारंटीज के सिर पे कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई और कर्नाटक में कांग्रेस सीटें लेके आती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही खेमे में वहां पे सर्जिकल प्रिसिशन से मेरे को लगता है बहुत चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना की बात करते हैं, अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी दूसरी नंबर की बड़ी पार्टी बन के आती है तो वहां के लोग एस्पायर करेंगे कि 4 साल में उनका मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तमिलनाडु में भी अगर 2 सीटें 1 सीटें कहीं आती हैं, वोट शेयर बढ़ता है, तो वो देखते हैं कि द्रविडियन स्टेट के अंदर हमारा एक जो है वो झंडा लगने वाला है। तो स्टेट पॉलिटिक्स में मेरे को लगता है कि बहुत इंपैक्ट आएगा जो परिणाम आएंगे। नेशनल पॉलिटिक्स में मोर और लेस कोई बहुत बड़ा चेंज मुझे लगता नहीं, अनलेस ऑपोजिशन अपने आप को जैसा आज संगठित दिखाने की कोशिश कर रही है और दिल से कर रही है उसको कंटिन्यू रखें, बट उसके चांसेस काफी कम है। ओके और महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा इस बार लोग कंफ्यूज हैं महाराष्ट्र को लेके। महाराष्ट्र पर बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करने से इस बार बच रहे हैं, डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। 2 पार्टियां टूट गई, 2 इधर 2 इधर, क्या पता असली नकली की लड़ाई है। आपको क्या लग रहा है? एक तो मुझे ये बात लगती है कि जो लोग संकोच कर रहे हैं बात करने में या कह रहे हैं हम कंफ्यूज हैं, उनको उनके दिल में और उनके दिमाग में जो है वो जो है विरोधाभास है। महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने चिन्ह पे कोई सीटों का बहुत नुकसान नहीं कर रही है, क्योंकि जो बेसलाइन रहती है, जो वोटिंग का वहाँ पे पैटर्न रहा है और जो मेरे को वहाँ पे दिखाया, जो हमारी टीम को दिखाया, उसके अंदर ऑफ कोर्स उद्धव ठाकरे के प्रति बहुत सहानुभूति है, शरद पवार के प्रति सहानुभूति है, कांग्रेस पार्टी भी उसका फायदा ले रही है, बट उसमें अलायंस पार्टनर्स को उनके नुकसान होता हुआ दिख रहा है मेरे को, बट भारतीय जनता पार्टी को उनके सिंबल पे नुकसान होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। ओके और बिहार में भी आपको यही पैटर्न दिख रहा है कि बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, होना है तो शायद जेडीयू को हो जाए थोड़ा बहुत? बिहार एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट हमेशा से ही रहा है, बिकॉज वहां पे आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी अनसर्टनिटी अगर हरियाणा के जो लेगेसी को वहां पे फॉलो किया जाता है, आया गयाराम वली, वो बिहार में चल रही है। बट बिहार में मुझे लगता है कि एनडीए टोटल 28 प्लस रहेगा, 30-32 तक भी जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी फिर वहां पे मुझे लगता नहीं है कि अपनी सीटों में कोई बहुत नुकसान कर रही है। ओके अब कुल मिलाकर अगर इसको देखें नरेश, मान लें कि आपका असेसमेंट 300 के आसपास और बड़ा तो 320-325 तक भी जा सकता है, क्या इसमें कोई भी गुंजाइश है कि ये 272 के नीचे ही आंकड़ा आ सकता है? जनता और आर यू विलिंग टू स्टिक योर नेक आउट एंड से कि नहीं, मुझे बिल्कुल किसी कीमत पर 272 के नीचे बीजेपी नहीं दिख रही है? मैं ये बात 1 महीने से 1 नहीं 10 प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, सब पब्लिक डोमेन में है, और मेरे को नहीं लगता है कि 272 से नीचे या 300 के आसपास के नीचे कहीं पे भारतीय जनता पार्टी जाएगी।
नुकसान उनको जरूर कई स्टेट्स में हो रहा है, मैं जैसे बता चुका हूं, पर उनको गेन जहां पे हो रहा है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। तो मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई उसमें चेंज आने वाला है। और उसकी वजह क्या मानते हैं फिर आप? कौन सा ऐसा फैक्टर रहा जिसकी वजह से एक बार फिर से लोग बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ला रहे हैं उतनी सीटों के साथ, और विपक्ष को मिलने के बावजूद वो नहीं लेके जा रहे हैं वहां तक? 2-3 फैक्टर है इसमें। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर तो नरेंद्र मोदी खुद ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रति जो नाराजगी जिस लेवल की होकर उनके कैंडिडेट्स को या उनकी पार्टी को नुकसान हो वो हमें नहीं दिखी। और अगर कोई डीप डाइव करके देखेगा तो मुझे नहीं लगता उनको भी दिखेगी, कि अनलेस वो एक फेयर और न्यूट्रल असेसमेंट करें तो। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म है, जो वोटर को पोलिंग बूथ पे लाने वाला मैकेनिज्म है, उसका अभी भी कोई कार्ड किसी पार्टी के पास है नहीं। कार्डर बेस्ड पार्टीज वैसे ही कोई नहीं है। जो 1-2 पार्टी कार्डर बेस्ड है उनके स्टेक्स बहुत कम है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगता है जो इम्पैक्ट करेगी, अब वो नतीजा तो एंड 4 जून को आने वाला है, कि ऑपोजिशन के पास एक नहीं 5-7 चेहरे हैं जो घूम रहे हैं, जो अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जिसमें कांग्रेस से स्टार्ट करें तो राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, ममता दीदी, ये सब नेता अपने पास हैं। बट अगर आप बंगाल के वोटर से पूछें कि क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अगर इंडिया की सरकार या भाजपा के विरोध की सरकार बनेगी तो वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हाँ वाले आंसर मिलने वाले नहीं है। सेम बात केजरीवाल जी के लिए हो, तेजस्वी के लिए हो, अखिलेश के लिए हो। तो ये जो आपका कोर वोटर है वो तो आपको आ ही रहा है, वो तो आता ही रहा है। जो आपका बेस है कोर वोटर बना, उतने परसेंटेज से आप सरकार नहीं बना सकते, आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप एक्स्ट्रा सीट्स नहीं ला सकते। आपको फ्लोटिंग वोटर चाहिए, आपको नया वोटर चाहिए जो किसी वजह से आपके पास आना चाहे। अगर आप इस बात पे अपनी चुनाव को आधारित कर रहे हैं कि सामने के वाले के प्रति निराशा हमारे प्रति आशा लेके आएगी, तो वो बात नहीं है। क्योंकि मैंने ग्राउंड पे या मेरी टीम ने ग्राउंड पे ये नहीं समझा या नहीं देखा कि अगर किसी एक को हटाने की किसी की बात है तो किसी को लाने के प्रति किसी का कोई मोह है। तो नाइदर देयर इज अ पुश नॉट देयर इज अ पुल। सो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत कोई चेंज होगा। जो ये स्टार्टिंग में सो कॉल्ड पोलिंग परसेंटेजेस कम होने की बात भी थी, मैंने तब भी कहा था कि ये सब बातें सिर्फ क्योंकि उनके वोटर मान के बैठ गए कि वो जीत गए हैं, उनको ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या ऑफिस बेयर्स के साथ बात करेंगे ना, तो आपको अपनी पार्टी के प्रति नेगेटिव बात वो करते हुए ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा मिलेंगे। उसका कारण है कि सब लोग सत्ता में या पार्टी में या किसी चीज में जुड़ते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, पर जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो सबको देने के लिए पार्टी के पास है नहीं। तो उसमें जाहिर सी बात है निराशा भी होती है, और वो निराशा नीचे है। बट क्योंकि एक महिला वोटर जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति, मेरे को उनके प्रति कोई उदासीनता बिल्कुल नहीं दिखी है। और महिलाएं मैं जितने भी एनालिस्ट को पढ़ा है कि सब बात करते हैं कि महिलाओं का जो आकर्षण आज भी प्रधानमंत्री के लिए कायम है, पर पंजाब को छोड़ के। योगेंद्र यादव कह रहे हैं 240 से 260 के आसपास बीजेपी, एनडीए के बाकी दल 35 से 45। प्रशांत किशोर भी लगभग उसी तरह की बात कह रहे हैं। योगेंद्र यादव पर आपका कोई रिएक्शन है उनकी इस? मैं जो कहना चाहता हूं मैं कह चुका हूं। ये तो 4 जून को दिखेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि योगेंद्र यादव बहुत सीनियर सेफोलॉजिस्ट रहे हैं और हम तो सेफोलॉजी का पी भी नहीं जानते। बट जो हमारे को दिख रहा है वो हम बता रहे हैं। प्रचार में जो मुद्दे उठाए गए, लगता है आपको बीजेपी ने अच्छा कैंपेन रन किया और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता उसमें पिछड़ गए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बीजेपी अपनी कैंपेन नैरेटिव को पकड़ के चलने वाली पार्टी मानी जाती है। आप उनके 2014 से लेकर 2024 अब आ गया है, जिसके अंदर 2 राष्ट्रीय चुनाव हो गए, उसके अलावा 50 के आसपास स्टेट इलेक्शंस हो गए। बीजेपी एक नैरेटिव पे चलती है, पर बीजेपी ने नैरेटिव बार बार बदला। उस नैरेटिव में को बदलने के पीछे हार या जीत कम थी। उस नैरेटिव को बदलने के पीछे अपने वोटर को, अपने कार्डर को, अपने वर्कर को इंथ्यूज करने का पर्पस ज्यादा था मेरे हिसाब से। और मैं पहले भी कह चुका हूं, आज अब तो लास्ट का एक फेज ही खाली बचा है। तो पहले दूसरे फेज के बाद जब प्रधानमंत्री के भाषणों के बारे में चर्चा होनी शुरू हुई तो मैंने तब भी कहा था। आप जो इशारा कर रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा और साफ कर दूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज में जो कम वोटिंग टर्नआउट की खबरें आई उसके बाद प्रधानमंत्री ने शुरू किया? वोटिंग टर्नआउट में कम बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं है। मैं आपको आज भी बता रहा हूं, और मैं सबको तब से बोल रहा हूं, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो चुनाव के परिणाम के बाद मालूम पड़ेगा कि वो जितना भी वोट तब भी पड़ता है ना, उसके अंदर बीजेपी का जो मशीनरी है वो ज्यादा ताकतवर होती है। बीजेपी ये मानने लग गई कि उनके कार्डर, और ये ग्राउंड पे भी देखा गया कि बीजेपी का कार्डर मान के बैठा कि चुनाव तो जीते पड़े, हमारी जरूरत क्या है, हमारे को काम करने की जरूरत क्या है। बीजेपी काम करके वोटर को पोलिंग बूथ पे पहुंचा के वोटर को एक एक
जिस दिन पोलिंग होती है बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर जाके खटखटाता है कि वोट डाला है हो कि नहीं डाल के आए हो। दिल्ली जैसे शहर में भी काम होते हैं, जबकि दिल्ली माना जाता है कि यहाँ पे पोलिंग वैसे ही लोग अपने हिसाब से लॉन्ग वीकेंड और ये सब बातें होती हैं। तो बीजेपी देखना चाह रही थी कि बताना चाह रही थी कि हमारे कैडर को कि भाई तुम्हारे को ये काम अभी भी काम खत्म हुआ नहीं है, तुम्हारे को इसमें अंदर वोटिंग भी करनी है और करवानी भी है, और उसकी वजह से उन्होंने ये अपनी शैली थोड़ी सी मेरे को लगता है वहां पे चेंज की थी, प्रचार की, जो गियर बदला प्राइम मिनिस्टर ने अगर उसको इस तरह से कहें तो कुछ हद तक देखें। सैम पित्रोदा, बताइए ना, चुनाव के बीच कोई जरूरत नहीं थी उस तरह की बात कहने की। मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी भी जानती है कि इन मुद्दों को उठाने से या इन मुद्दों को बात करने से कोई उनको नया वोट नहीं आने वाला। वो सिर्फ अपना वोट संजो के अपना वोट इकट्ठा पकड़ के रखने की बात है, और ना ही उससे कोई वोट नाराज होकर किसी और को डलने वाला था ये वोट। ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है, और जितने भी चुनावी विशेषज्ञ है सब बात जानते हैं। ये रेटोरिक और नैरेटिव की बात है, इसके वोट का कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं था। अच्छा, अब एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे पूछने वाला हूं क्योंकि आप तो नेताओं के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इस बार बहुत चर्चा में है कि प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में 70-80 इंटरव्यू दिए। तो नरेश, ये क्या स्ट्रेटेजी है इस बार? क्या लगता है आपको? आप भी जब गाइड कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे बड़े नेताओं के लिए, तो ये मीडिया में कैसे जाना है, इंटरव्यू कब देना है, कब नहीं देना है, किसको देना है, और विपक्ष की ये स्ट्रेटेजी कि इस बार देना ही नहीं है इंटरव्यू, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी देखते हैं? देखिए, इससे प्रधानमंत्री ने विपक्ष का वो एक जो तीर था कि प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करते, प्रधानमंत्री मीडिया से साक्षात्कार नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन्होंने सब इंटरव्यूज देके ये बात एक बार ऑपोजिशन को इस बात पे उन्होंने लाजवाब कर दिया कि उन्होंने खूब इंटरव्यू दिए। और जो पत्रकारों ने बाद में आके जो बातें, आप जैसे लोगों ने भी एक्सपीरियंस बताया कि भाई सवाल अनफिल्टर्ड थे, एटसेट्रा ये बातें थी, तो उस पर उन्होंने ये बात को एक बार के लिए खत्म कर दिया। और विपक्ष ने इंटरव्यू इस बार क्यों नहीं दिए, तो विपक्ष ही उसका जवाब दे सकता है। पर प्रधानमंत्री की जो मेरे हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी, क्योंकि कुछ सवाल दिक्कत वाले सवाल थे जिन पे लोग उनके जवाब चाहते थे, और कुछ काफ़ी चैनलों ने उस पर बात भी की, काफ़ी जगहों पे उस पर चर्चा हुई, और प्रधानमंत्री ने अपना रुख साफ किया, चाहे वो लोगों को पसंद आया नहीं आया वो एक अलग बात है। पर मेरे को लगता है कि जो स्ट्रैटेजिकल उन्होंने ये सोचा कि जो ये चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री दूर रहते हैं मीडिया से और बात नहीं करते हैं, वो बात को उन्होंने इस बार 70-80 जो इंटरव्यू दिए हैं वो करके खत्म कर दिया। मतलब मीडिया में छाए भी रहे ना, मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी। अगर आप इस प्रचार के 30-40 दिन देखेंगे, जब से पीएम ने इंटरव्यू देना शुरू किया, सब जगह उन्हीं के मुद्दे छाए रहे, इंटरव्यूज उनके छाए रहे, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होगी ना। देखिए, ये एक कंट्रोवर्शियल एक लाइन है कि उसमें प्रधानमंत्री मीडिया पे छाए रहे, इस वजह से प्रधानमंत्री को मीडिया कवरेज देती है, प्रधानमंत्री की चेयर है, उनको कवरेज मिलती है। इंटरव्यू में तो ज्यादा कवरेज मिलती है, ऑफ कोर्स मिलेगी। आप मीडिया से चर्चा करेंगे, क्यों नहीं कवरेज मिलेगी? और सबको करनी चाहिए चर्चा, तो उसका असर होता है, रुख रखना बिल्कुल होता है। मैं तो जब भी बात करता हूं जिनके साथ हम काम करते हैं, क्योंकि ऐसा भी एक धारणा है कि ये मीडिया, ये पत्रकार इस खेमे का और वो पत्रकार उस खेमे का है, तो मेरा तो हमेशा एडवाइस रहता है उस खेमे को पहले बुला लेते हैं। उस खेमे को बुलाने से आप देखें, आप मान लेते हैं 1 मिनट के लिए सिर्फ आर्ग्यूमेंट से वो उस खेमे का है, उसका कोई एजेंडा है, तो ये भी सब बातें मान लेते हैं। आखिर तो पूछना सवाल ही है ना उसने। आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए कि आप उसका जवाब दे सकें। आप उसका जवाब देते हैं तो जो उस खेमे का पत्रकार है तो उसकी भी एक ऑडियंस है, उस चैनल की भी ऑडियंस है, उस संस्थान की ऑडियंस है, आपका रुख वहां पहुंचता है। अगर आप बात नहीं करते हैं तो जो उस तरह का एजेंडा चल रहा है तो फिर वही चलेगा, आप तो उसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं। और विपक्ष ने इस बार इंटरव्यू क्यों नहीं दिए? क्या आपको लग रहा है कि उनको ये एहसास था या उनको ये बिलीफ था, विश्वास था कि हम जमीनी प्रचार करेंगे और सोशल मीडिया पे प्रचार करेंगे, हम इंटरव्यू मीडिया के जरिए नहीं देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है? देखिए, मैं इस बात को मानता नहीं हूं। मैं हमेशा ही कोशिश रहती है, और आप मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा से जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि मेरा स्टाइल ये है कि हम सबसे बात करनी चाहिए, सबको जो पूछना है उनको उसका आंसर देना चाहिए। और अगर आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे उनकी कोई जरूर स्ट्रैटेजी होगी, वो सोच रहे होंगे कि कोई भी उसमें चाहे कमजोरी भी, कोई लोग कह रहे हैं कि भी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो कुछ कमजोरी छुपाने की बात है। बट मेरे हिसाब से इंटरव्यू देना चाहिए, बात करनी चाहिए मीडिया से, जितनी बात हो सके करनी चाहिए, बिकॉज उसमें आपका रुख साफ होता है और हर प्रकार की ऑडियंस है, क्योंकि इतने चैनल्स हैं, इतने एप्लीकेशंस हैं, इतने डिजिटल मीडिया आउटलेट्स हैं, उन सब की अपनी अपनी इंडिविजुअल फॉलोशिप बन गई है। अब मानव गुप्ता के एक शो को देखने की पर्टिकुलर व्यूअरशिप है,
वो व्यूअर हो सकता है कि अगला शो किसी और एंकर की व्यूअरशिप का वो उसको देखता हो, दूसरा व्यूअर आता हो। तो आपको बात करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री ने ये बात करके इस बार विपक्ष के ये कम से कम बात को कि प्रधानमंत्री बात नहीं करते, क्योंकि स्टार्टिंग में ये भी विपक्ष ने कहा कि ये तो स्क्रिप्टेड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पर उसमें कुछ पत्रकारों जिन पे कोई आदमी संदेह नहीं करता, क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ संदेह रख सकता है, पर कुछ लोगों ने ये बात आगे रखी कि भी सवाल हमसे पहले नहीं मांगे गए हैं और प्रधानमंत्री ने जवाब दिए। अब आपको जवाब नहीं पसंद है तो बात अलग है। बिल्कुल ओके। आपको लगता है ये अच्छी स्ट्रेटेजी थी नरेश, 400 पार का नारा दे दिया और सब उसी में उलझ के रह गए? देखो, बीजेपी हर चुनाव में नारा देती है, और वो नारा एक ऐसी फिगर देते हैं जो फिगर लोगों को लगता है कि ये पिछली बार से बेटर फिगर देते हैं, आगे फिगर देते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट्स देते हैं। वो टारगेट्स देते आए, वो उनकी स्ट्रेटेजी रही है शुरू से, उसमें कुछ नयापन नहीं था। जो ज्यादा दिक्कत वाली बात है, जैसे संजय जी भी अभी कह रहे थे, और उसमें मैं 2 बातें पहले भी कह चुका हूं, फिर ऐड कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष यही कहता रहा कि उनकी 400 नहीं आएंगी, उनकी 370 नहीं आएंगी। एक बार किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे आप बता दो कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही हो हमारी इतनी आ रही है। अब जाके कहना शुरू किया वो अब जाके इंडिया की बात करनी शुरू की है उन्होंने। कि इंडिया की इतनी सीटों से सरकार बन रही है। अब पहले तो आप 6 चरण के 5-6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर मैसेज सीपिन करना कितना मुश्किल और कितना उसमें समय लगता है, ये बात विपक्ष को और किसी ज्यादा मालूम होनी चाहिए। और विपक्ष ने एक बार कहीं पे कॉन्फिडेंस में ये बात, जितनी भी इंटरेक्शन, चाहे वो सोशल मीडिया की है चाहे वो मीडिया की, नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं और ऐसे आ रही हैं। अगर वो स्टेटों के नाम लेके बात करते तो जो स्टेट की लीडरशिप है उनको कॉन्फिडेंस मिलता कि नहीं, अगर सेंट्रल लीडरशिप कह रही तो हो सकता है कि इनके सर्वे में कहीं पे सीटें आ ही रही हों, तो हम उसमें ज्यादा चलेंगे। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव बात ज्यादा करती रही, एग्रेसिव बात सिर्फ यही दिखाने में कि प्रधानमंत्री ने कैसे गलत काम किया, बीजेपी ने कैसे गलत काम किया। अपनी अच्छाइयों में आप मुझे बताइए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस पार्टी ने नेशनली ये बताया कि हमारी 5 गारंटियां कर्नाटक में क्या काम कर रही हैं। कर्नाटक के बाहर कहीं पे बता दीजिए, बताया उन्होंने तो। कर्नाटक का चुनाव, इतना बड़ा चुनाव जीत के आए थे। उसके बाद जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार की जो चिरंजीवी स्कीम थी, जो पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा थी, उसके बारे में वो स्कीम अगर बीजेपी ने डाइल्यूट की, कांग्रेस पार्टी ने किस प्लेटफॉर्म पे बताया? क्योंकि उस स्कीम की कॉपी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस है कि वर्ल्ड में उसको कॉपी किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं उसके बारे में। अब कांग्रेस पार्टी अपनी बात करने की जगह बीजेपी को नीचे दिखाने की कोशिश में ज्यादा लगी रही है। नरेश, कैंपेन या मीडिया स्ट्रेटेजी या मैसेजिंग की स्ट्रेटेजी कौन सी पार्टी की सबसे ज्यादा आपको इंप्रेसिव लगी अभी तक इस इलेक्शन में? किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। आप देखें, क्योंकि मैं इस बात पे, हम जब भी कैंपेन बनाते हैं, कोई भी चीज़ उसमें काम करते हैं प्रबंधन का, हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को अट्रैक्ट करती है। क्योंकि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन वैसे ही सबसे डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि किसी को भी राजनीति में तब तक दिलचस्पी नहीं होती जब तक उसका राजनीति से वास्ता नहीं पड़ता। अगर बिहार, यूपी वगैरह को छोड़ दें, जहाँ पे लोग राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी भी, क्योंकि बीजेपी भी अपना नैरेटिव बार बार चेंज करती रही, चाहे उनकी किसी भी प्रकार की कैंपेन हो उसमें उन्होंने चेंज करते रहे। और आपने देखा जिस प्रकार की एड्स भी दोनों तरफ से बन रही थी, उस एड्स के अंदर मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से कांग्रेस ने थोड़ा सा बेटर काम किया है। क्योंकि बीजेपी ने स्टार्टिंग जिस नेगेटिव टोन पे की, बीजेपी जनरली नेगेटिव कैंपेन्स करती नहीं, वो पॉजिटिव कैंपेन करती है, पर बीजेपी ने नेगेटिव किया और कांग्रेस पार्टी ने उसका जवाब देना शुरू किया। मैसेजिंग में मेरे को नहीं लगता कि कोई मैसेजिंग ऐसी इंपैक्टफुल मैसेजिंग रही जिसमें लोग याद रखेंगे कि इस चुनाव के अंदर ये कैंपेन का नारा था और सबको याद रहा है और इससे हमारे को कुछ प्रभाव हुआ, और इस नारे को और इस मैसेजिंग को समझ के हम जो है ग्राउंड पे वोट अपना कन्वर्ट हो गया हमारा। जहां तक मैनिफेस्टोस दोनों की पार्टी के आए, उसमें मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों के साथ जुड़ी हुई बात कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी का बेटर था, बट वो लोगों तक कितना पहुंच पाया ये 4 जून बताएगा। क्योंकि अगर वो क्योंकि जनता के मुद्दों के बारे में, चाहे संजय जी का भी सर्वे था कि जनता, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे रोज चर्चा होती है और उस मुद्दों के ऊपर लोग वोट डालना चाहते हैं, पर क्या वोट डाल पाए, ये देख करके कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस लेड एनडीए और इंडिया गठबंधन बेटर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है, ये 4 जून को पता चलेगा। पर इस पे बड़ा सवाल, 4 जून को बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच नरेश।